जो आज का टॉपिक है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ऑटोकोइड्स चल रहा था, ऑटोकोइड्स कंटिन्यू कर रखा था अपनों ने और लास्ट लेसन कंप्लीट हो चुका था। अब जो पढ़ेंगे वो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और नो डाउट हर टॉपिक की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है, बट यार ध्यान से देखना, तो ये ड्रग्स जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ में आती है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ लेते हैं इन ड्रग्स को अपने, डेट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एंटी हिस्टामिन्स के ऊपर क्वेश्चंस फेवरेट टॉपिक है, यूँ मान लो ये एम्स और जिपमर का, और इसके अंदर से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले अपने, जैसा कि हर ड्रग के अंदर कर रहे हैं, कि अपने सबसे पहले ड्रग को पढ़ने से पहले उनके रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स से अपने को ये पता लग जाता है कौन सी ड्रग्स रिसेप्टर के अंदर कहाँ पे एक्ट कर रही है। तो रिसेप्टर्स की बात करूँ तो मैं रिसेप्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3 और H4। जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं H1, H2, H3 और H4 रिसेप्टर होते हैं ये। अब इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, ध्यान से देखना कि जो रिसेप्टर H1 है और H2 है, ये दोनों के दोनों रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों रिसेप्टर ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट का कहने का ये मतलब है कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर तो प्रेजेंट नहीं है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जगह ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फैक्टर ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं H3 रिसेप्टर की बात करूं तो H3 रिसेप्टर जो होता है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे H3 रिसेप्टर प्रेजेंट, और इसका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। H3 रिसेप्टर है वो क्या करेगा, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा हिस्टामिन को। हिस्टामिन वेसिकल्स में हिस्टामिन स्टोर होता है और वेसिकल्स के अंदर से फिर ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद ये बाहर साइनेप्स के अंदर आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है H3 का। तो ये कहीं ना कहीं H3 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक प्रेजेंट होता है। वहीं H4 रिसेप्टर की बात करूँ तो ये ल्यूकोसाइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। H4 रिसेप्टर जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसाइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको 4 चीजें बता दी कि रिसेप्टर जो होते हैं H1, H2, H3, H4 4 टाइप के होते हैं। उसके बाद दूसरी अपनों ने लोकेशन की बात कर ली कि H1, H2 जो होते हैं वो ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। H3 जो होता है वो प्री साइनेप्टिक प्रेजेंट होता है, और H4 की बात करूँ तो ये ल्यूकोसाइड पे प्रेजेंट होता है। समझ आया यहाँ तक। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आगे के पॉइंट है वो देखना यहाँ पे कि जो H1, H2 और H3 और H4 4 टाइप के रिसेप्टर हैं बेसिकली। अब ये 4 टाइप के रिसेप्टर है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि कौन सा रिसेप्टर किस टाइप का है, कौन सा रिसेप्टर किस टाइप का है। जैसा कि H1 रिसेप्टर है वो GQ टाइप का है। H1 रिसेप्टर जो है वो किस टाइप का है, H1 रिसेप्टर GQ टाइप का है। GQ टाइप का रिसेप्टर है तो आपको ये सब बताया हुआ है, मैंने जर्नल फार्माकोलॉजी में अपने पढ़ चुके हैं सारा का सारा। H2 रिसेप्टर जो है वो किस टाइप का है, GS टाइप का है, GS टाइप का है। H3 रिसेप्टर GI टाइप का है, किसका है, GI टाइप का। और H4 रिसेप्टर भी किस टाइप का है, GI टाइप का। तो ये 4 तरीके के रिसेप्टर है। H1 GQ टाइप का, H2 जो है वो GS टाइप का, H3 है वो GI टाइप का, और H4 है वो भी GI टाइप का है। तो ये रिसेप्टर याद रखना आपको। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर मैंने आपको GPCR के अंदर पढ़ाए थे आपको मैंने सारे के सारे। अब सबसे पहले H1 रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। क्योंकि H1 रिसेप्टर GQ टाइप का है, तो GQ टाइप का है तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का सिक्रेशन बढ़ा देगा। जैसे ये कैल्शियम के रिलीज को इंक्रीज करवाएगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम का सिक्रेशन या कैल्शियम का रिलीज अगर इंक्रीज होता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। अब ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा ब्रोंकाइस के अंदर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्लड वेसल्स में क्या देखने को मिलेगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर भी कैल्शियम इंक्रीज होगा। बट एक बार मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने अच्छे से समझाया भी था ब्लड वेसल्स के अंदर कि ब्लड वेसल्स में जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम डिपेंडेंट एंडोथीलियल को क्या करवा देता है, स्टिमुलेट करवा देता है। कैल्शियम डिपेंडेंट एंडोथीलियल को स्टिमुलेट करवाता है, और जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा नो डाउट वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा 101%। तो इस कारण वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स के अंदर। कैल्शियम इंक्रीज होता है और कैल्शियम इंक्रीज होके कैल्शियम डिपेंडेंट एंडोथीलियम को क्या करवा देता है, स्टिमुलेट करवा देता है, जहां से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होते ही वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। H2 रिसेप्टर की बात करूं वहीं मैं, तो H2 रिसेप्टर जो होता है, H2 रिसेप्टर GS टाइप का है। कौन से टाइप का है, G स्टिमुलेटरी टाइप का है, GS टाइप का है। तो ये क्या करेगा, ये CAMP की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, साइक्लिक AMP की एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। साइक्लिक AMP की एक्टिविटी इंक्रीज करवाने से कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, ध्यान से देखना। मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है,
स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो जब स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन बढ़ा रहा है G2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, क्योंकि ये GS सब टाइप का है। कैसा है? GS सब टाइप का। तो मान लो अगर आपको स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन कम करवाना है तो आप इस रिसेप्टर को ब्लॉक करवा दो यार। आप इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक करवा दो, H2 रिसेप्टर ब्लॉक करवा दोगे तो स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा? HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो क्या अपने इससे एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं? एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर अपने इस ड्रग को पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी काम में लेते हैं। कौन सी डिजीज में काम में लेते हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर H2 ब्लॉकर होता है, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम में आती है। उसके बाद H3 रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। H3 रिसेप्टर जो होता है ये GI सब टाइप का है। कैसा है? GI सब टाइप का है H3 रिसेप्टर। और ये क्या करवाता है? H3 रिसेप्टर, अब क्योंकि ये GI सब टाइप का है, इनहिबिटरी सब टाइप का है, तो ये क्या करवाएगा? हिस्टामिन के रिलीज को डिक्रीज करवा देगा। हिस्टामिन के सिक्रेशंस को ये डिक्रीज करवा देगा। हिस्टामिन का सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो इफेक्ट कहाँ पे होता है? H1 और H2 रिसेप्टर। ध्यान से देखना, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि H3 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब H3 रिसेप्टर क्या करवाएगा? जैसे ही आपने H3 रिसेप्टर, क्योंकि ये इनहिबिटरी टाइप का है, इनहिबिटरी सब टाइप का है, तो H3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाते ही H3 रिसेप्टर क्या करवा देगा? इनहिबिट करवा देगा। इनहिबिट करवाते ही H3 रिसेप्टर हिस्टामिन के रिलीज को बंद करवा देगा, हिस्टामिन के रिलीज को कम करवा देगा H3 रिसेप्टर। तो ध्यान से देखना, जब हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होगा तो ना H1 पे काम करेगा ना H2 पे काम करेगा, ना ये H1 पे काम करेगा ना H2 पे काम करेगा, क्योंकि हिस्टामिन ही तो है जो H1 और H2 पे काम कर रहा है। जब आप H3 रिसेप्टर GI सब टाइप को रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा रहे हो, क्योंकि वो GI सब टाइप का है, इनहिबिटरी सब टाइप का है, तो वो क्या करवाएगा? हिस्टामिन के वेसिकल्स को हिस्टामिन का रिलीज ही नहीं होने देगा, हिस्टामिन का सिक्रेशन नहीं होने देगा। और जब वो हिस्टामिन ही H1 और H2 रिसेप्टर के पास नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है H1 और H2 रिसेप्टर भी काम नहीं करेंगे। तो एक रिसेप्टर दो और अलग रिसेप्टर के काम को क्या करवा रहा है? इनहिबिट करवा रहा है। तो अपने एक रिसेप्टर से दो और रिसेप्टर के काम को भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये था H3 रिसेप्टर के बारे में कि अगर H3 रिसेप्टर को आप स्टिमुलेट करवाते हो तो हिस्टामिन का सिक्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है, और हिस्टामिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो H1 और H2 रिसेप्टर का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में शायद ऐसा बोल दिया था यहाँ पे कि H3 रिसेप्टर जो होता है वो हिस्टामिन के सिक्रेशंस को इंक्रीज करवाएगा वेसिकल्स के अंदर, बट H3 रिसेप्टर जो होता है वो GI सब टाइप का होता है, और ये क्या करवाता है? हिस्टामिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करवाता है, हिस्टामिन के सिक्रेशन को बढ़ने नहीं देता है अगर अपने इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाएंगे तो। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात क्या क्या होती है इसके अंदर, कि मैंने आपको ये बता दिया है कि अपने को H1 और H2 रिसेप्टर का इफेक्ट भी कम देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, कभी एब्सोल्यूट बात नहीं करेंगे, हमेशा फार्माकोलॉजी में रिलेटिव बात करेंगे। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि H1 और H2 स्टिमुलेट तो होंगे, नो डाउट थोड़ा बहुत सिक्रेशन होगा, बट जिस कंपैरिजन में पहले हो रहा था उससे बहुत कम होगा। तो अपने रिलेटिव बात करते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट बात नहीं करते हैं फार्माकोलॉजी में। रिवर्सिबल इफेक्ट जो होता है इन द H1 एंड H2 को अपने को देखने को मिलेगा, अपने को रिवर्सिबल इफेक्ट H1 और H2 में देखने को मिलेगा। और इस इफेक्ट को अपने क्या बोलते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट। क्या बोलते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं इस इफेक्ट को। और ये इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी बार पूछा गया भी है। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि अगर आपने मान लो अगर आपने H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करवा दिया, अगर आपने H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करवा दिया तो रिसेप्टर H3 जैसे ही ब्लॉक होगा, ब्लॉक होते ही क्या हिस्टामिन का सिक्रेशन अब बढ़ जाएगा। जब आप स्टिमुलेट करवा रहे थे तो हिस्टामिन का सिक्रेशन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। आपने रिसेप्टर को ब्लॉक करवा दिया तो वो PGI टाइप का है, वो GI टाइप का GI सब टाइप का रिसेप्टर है, तो अब वो इनहिबिट ही नहीं करेगा। और जब वो इनहिबिट नहीं करेगा तो हिस्टामिन का सिक्रेशन अब क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हिस्टामिन जो होंगे वो H1 और H2 पे अब ज्यादा काम करेंगे, हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ने से क्या देखने को मिलता है? हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ने से वेकफुलनेस देखने को मिलती है, जल्दी जग जाता है बंदा। पेशेंट को किस चीज के अंदर काम में ली जाती है? नार्कोलेप्सी के अंदर ये ड्रग काम में ली जाती है। उसके अलावा जो दो नाम है इस ड्रग के, कौन कौन से नाम है जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि याद रखने आपको? ट्राइपोलिसेंट एंड पिटोलिसेंट, ये दो ड्रग के नाम है। रिसेंट ड्रग है, 2019 में डिस्कवर या फिर अप्रूव किया गया इन ड्रग को। और ये कहीं ना कहीं H3 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, हिस्टामिन के सिक्रेशंस को इंक्रीज करवा देते हैं। उसके अलावा अपने लास्ट रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, H4 सब टाइप का। H4 सब टाइप का जो रिसेप्टर होता है ये भी GI सब टाइप का होता है, GI सब टाइप का होता है। उसके अलावा इसका जो खास जो यूज़ है वो ज़्यादा पता नहीं लगा अभी तक, इसके ऊपर रिसर्च ऑन गोइंग है अभी, दैट्स वाई इसको अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, सबसे ज़्यादा अपने H3 रिसेप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो इसका जो ड्रग्स होती है H4 जो ब्लॉकर होती है, वो H4 ब्लॉकर जो है होती है, H4 ब्लॉकर ऐसा माना जाता है कि H4 ब्लॉकर को अपने एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर यूज़ में ले सकते हैं।
एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर यूज में ले सकते हैं, कीमोटैक्सिस को अपने इनिबिट करवा के, कीमोटैक्सिस को इनिबिट करवा के एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर यूज में ले सकते हैं। बट अभी कोई ज़्यादा इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए हैं H4 रिसेप्टर के बारे में। तो फिलहाल अपने जो पढ़ेंगे वो H1, H2 और H3 रिसेप्टर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब सबसे पहले H1 ब्लॉकर की बात करते हैं। H1 ब्लॉकर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। ध्यान से सुनना, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो सबसे बेसिक डिफरेंस आता है फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन के अंदर, कि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती है H1 ब्लॉकर की, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसमें सिडेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब अगर पेशेंट को ये ड्रग देते हैं अपने H1 ब्लॉकर फर्स्ट जनरेशन की, तो पेशेंट को नींद बहुत ज्यादा आती है, पेशेंट के अंदर सिडेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पेशेंट अगर दिन में या फिर वर्किंग आवर्स में ड्रग ले ले तो पेशेंट को नींद बहुत ज्यादा आएगी, तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाता। बट अगर अपने सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर की मैं बात करूं, तो इसमें अपने को सिडेटिव इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें सिडेटिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत नैरो कर दिया गया है। दैट्स वाई सेकंड जनरेशन ड्रग्स आजकल अपने बहुत फ्रीक्वेंट यूज में लेते हैं, ताकि इसके सिडेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। तो दैट्स वाई इसको अपने डे टाइम में भी ले सकते हैं, वर्किंग आवर्स में भी ले सकते हैं, पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अब जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती है, इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट। एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है इसके अंदर। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो पोटेंसी जो होती है वो कम होती है इस ड्रग की। ये सब बार बार नहीं समझाऊंगा, व्हाट इज पोटेंसी, व्हाट इज एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट, व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़े मेरे लेक्चर तो आप वहां पे मेरे लेक्चर स्टार्टिंग में जर्नल फार्माकोलॉजी में देख सकते हो। एंटी मस्कारिनिक भी मैं पढ़ा चुका हूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, वो भी आप देख सकते हो। लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है, दैट्स वाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी, नो डाउट। साइड इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन का, कि ये सिडेशन कॉज करती है, बहुत ज्यादा नींद आती है इस ड्रग को लेने के बाद। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात करें तो यार जाहिर सी बात है, जब पेशेंट इस ड्रग को लेकर नींद आ रही है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस चीजों में होगा। पेशेंट या तो अगर पेशेंट ड्राइव कर रहा है तो ड्राइविंग के लिए मना करेंगे पेशेंट को कि भाई नींद आ जाएगी, सो जाएगा। पायलट्स हो गए, पायलट्स को भी नहीं देते अपने, पायलट्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, कितने सारे उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी ड्राइवर हो गए, लोको पायलट्स हो गए, ट्रेन वाले। उसके अलावा अपने बच्चों को भी ये ड्रग अवॉइड करते हैं फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि बच्चों के अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है ये वाली फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन देने के बाद। और जो बड़े लोग होते हैं 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उसके अंदर भी अपने ये देना अवॉइड करते हैं, बिकॉज ऐसा देखा गया कि ये ड्रग क्या करवाती है, कॉग्निशंस को डिक्रीज करवाती है। क्योंकि यार एल्डर पीपल जो हो जाते हैं, एल्डर लोग हो जाते हैं, उसके अंदर तो वैसे ही ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है थिंकिंग के अंदर, कॉग्निशंस के अंदर। उसके बाद अगर अपने ऐसी ड्रग देते तो इसके साथ साथ और क्या क्या देखने को मिलता है, कॉग्निशंस और ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए अपने इसके अंदर अवॉइड करते हैं सारी की सारी। सेकंड जनरेशन की बात करें तो पोटेंसी ज़्यादा होती है, लिपिड इनसोल्यूबल होती है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। सबसे अच्छी बात है यार, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हमेशा रिलेटिव बात करेंगे, एब्सोल्यूट बात कभी नहीं करेंगे फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सिडेशन इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। होती जरूर है, सिडेशन देखने को मिलता है, बट बहुत कम सिडेशन देखने को मिलता है। और ये अपने ड्राइवर्स और पायलट्स के अंदर भी प्रेफर्ड कर सकते हैं ये वाले ड्रग्स। तो ये कुछ फायदे होते हैं, ये बेसिक डिफरेंस भी होता है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर के अंदर। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अपने फर्स्ट जनरेशन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर जो होते हैं, इसके सबसे पहले एग्जाम्पल याद करते हैं। सबसे पहला है प्रोमिथाजिन, देन डाइफेनहाइड्रामीन एंड डाइमेथहाइड्रानेट। तीन टाइप की तीन ड्रग्स है, ये तीन नाम बताए मैंने आपको, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड डाइमेनहाइड्रानेट। ये तीन ड्रग्स है, फर्स्ट जनरेशन की है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई इस ड्रग को अपने किसके ट्रीटमेंट में यूज में लेते हैं, इसको अपने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स के, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के यूज में भी ले सकते हैं ये ट्रीटमेंट के अंदर। पेशेंट को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं ये अपने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने पार्किंसन डिजीज पढ़ेंगे या फिर अपने एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। तो ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, एक्यूट डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म, ये सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ईपीएस के अंदर। तो अपने इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज में ले सकते हैं। क्यों यूज में ले सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट मैक्सिमम देखने को मिलता है। दैट्स वाई अपने इसके अंदर भी ट्रीटमेंट के अंदर यूज में ले सकते हैं।
उसके अलावा अपने और किसके अंदर ले सकते हैं, और अपने इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ, वोमिटिंग सेंटर, मोशन सिकनेस के अंदर काम में ले सकते हैं। मोशन सिकनेस के अंदर काम में इंपॉर्टेंट है, मोशन सिकनेस के अंदर इसलिए काम में ले सकते हैं क्योंकि मोशन सिकनेस में क्या किस कारण होता है मोशन सिकनेस, क्योंकि एंडोलिम्फ की मूवमेंट होती है, एंडोलिम्फ की मूवमेंट के कारण वर्टिगो वाले एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होती है। और मोशन सिकनेस होता है उसके अंदर ऐसे सब कुछ घूमने लग जाता है गोल गोल। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, जब अपने ये ड्रग दे देते हैं पेशेंट को, ट्रैवलिंग से 1 घंटे पहले दे सकते हैं अपने, तो 1 घंटे पहले जब पेशेंट को ये ड्रग दे देते हैं अपने, तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है कि एंडोलिम्फ जो होती है वो स्टेबल हो जाती है, मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, जिसके कारण अपने वर्टिगो और नोजिया को अपने क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है ये, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के थ्रू काम करने के साथ सिडेशन एक्टिविटीज भी होती है इसके अंदर। दैट्स वाई मोशन सिकनेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और मोशन सिकनेस में अपने ड्रग दे सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है मिनेरेस डिजीज। मिनेरेस डिजीज के अंदर भी दे सकते हैं, अगर आपने डिजीज नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल पढ़ोगे, ईयर के डिजीज के अंदर, ईयर के डिसऑर्डर्स के अंदर आप ये सारे के सारे डिजीज पढ़ोगे। उसके बाद अपने दूसरे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं प्रोमिथाजिन की। प्रोमिथाजिन की बात की जाए तो प्रोमिथाजिन के अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी किसकी देखने को मिलती है, अल्फा 1 ब्लॉकर की। और जहां पे अल्फा 1 ब्लॉकर आ गया हाइपोटेंशन, जाहिर सी बात है, अल्फा 1 स्टिमुलेट हाइपरटेंशन, अल्फा 1 ब्लॉकर हाइपोटेंशन, तो अल्फा 1 ब्लॉक होते ही हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। डेट्स वाई इसको अपने कहाँ पे यूज में लेते हैं, अपने इसको लोकल एनेस्थीसिया की तरह भी यूज में ले सकते हैं अपने इसको प्रोमेथाजिन को। उसके अलावा अपने कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग के अंदर भी काम में ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है, डाइफेनहाइड्रामीन, इसको अपने लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम में लेते हैं। एंड डाइफेनहाइड्रोनेट को अपने फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोनिया, इंसोमनिया के अंदर काम में ले सकते हैं अपने इसको, किसको, डाइफेनहाइड्रानेट को अपने किसके काम में ले सकते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया। तो ये सारी की सारी ड्रग होती है, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, ये पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही होती तो यार अपने आराम से उस पेशेंट को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिडेटिव प्रॉपर्टीज है यार, सिडेटिव प्रॉपर्टीज है इन ड्रग्स के अंदर, तो जाहिर सी बात अपने दे सकते हैं। और लास्ट और इसके अलावा अपने फोर्थ है डोक्साइलामीन की बात कर लेते हैं। डोक्साइलामीन की बात करें तो ये मॉर्निंग सिकनेस के अंदर काम में आती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है मॉर्निंग सिकनेस के अंदर। और इसको अपने क्या कर सकते हैं, किसके साथ देते हैं अपने इसको, विटामिन B6 के साथ, यूज विद विटामिन B6। तो ये कुछ ड्रग्स है जिसके अपने किसकी बात कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है सिडेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बनता है कि अपने ड्राइवर्स को, पायलट्स को फर्स्ट जनरेशन नहीं दे सकते क्योंकि सिडेशन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। इसके आगे का अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। इसके आगे फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स है, और जो ड्रग्स है फर्स्ट जनरेशन की, उसके अंदर अपने देख लेते हैं क्लोरफिनारामीन। क्लोरफिनारामीन की बात करें तो क्लोरफिनारामीन जो होता है ये भी लीस्ट सिडेटिंग फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। क्वेश्चन ऐसे बन भी सकता है ना यार कि फर्स्ट जनरेशन लीस्ट सिडेटिव ड्रग कौन सी है, तो क्लोरफिनारामीन है, याद रखना। डे टाइम यूज में दे सकते हैं इसको अपने पेशेंट को, जाहिर सी बात है सिडेशन प्रॉपर्टीज कम है तो डे टाइम में यूज में ले सकते हैं यार। उसके अलावा हाइड्रोक्सीजिन, हाइड्रोक्सीजिन के अंदर एंटी प्यूरेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, एंटी प्यूरेटिक इफेक्ट के कारण अपने इसको स्किन एलर्जी के अंदर काम में ले सकते हैं। उसके अलावा एंटी एमेटिक एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी अपने को देखने को मिलता है। कौन कौन से, एंटी एमेटिक एंड एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। डॉक्सीपिन की बात करें, डॉक्सीपिन भी H1 ब्लॉकर होता है एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम में लिया जा सकता है। सॉरी, M1 ब्लॉकर भी होता है, M1 ब्लॉकर होता है, डेट्स वाई इसको अपने TCA के अंदर काम में लेते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जब अपने पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट तब ये कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट्स होगी ड्रग्स जो अपने एंटी डिप्रेसेंट के अंदर बोल रहे हैं बार बार। उसके अलावा कायरोहेप्टिडिन की बात कर ले तो किप्रोहेप्टिडिन की बात करें तो H1 ब्लॉकर होता है और ये 5 उसके साथ साथ ये मुस्कारेनिक ब्लॉकर भी होता है। कौन सा होता है, मस्कारेनिक ब्लॉकर भी होता है। और लास्ट जो ड्रग की बात करते हैं अपने, लास्ट जो ड्रग है म्यूकिजाइन या फिर साइक्लोजाइन, ये फिर मोशन सिकनेस के लिए काम में आती है। ये ड्रग्स मैं सारी की सारी आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुक्स में लिखी हुई है यार, तो कहीं ना कहीं किस्मत ऐसी हो तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। नो डाउट ऐसे क्वेश्चन जल्दी से नहीं आते, बट अगर किस्मत हो तो कहीं ना कहीं ड्रग्स के बारे में नाम देके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ज़्यादातर कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेजर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है किस्मत ऐसी हो, एग्जामिनर को पसंद आ जाए जो चीज़, दैट्स वाई मेरे को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स में दे रखे हैं। तो डोंट बी पैनिक कि क्या है, क्यों इतना सारा पढ़ें, एक बार रीडिंग मारनी जरूरी है ताकि कल को क्वेश्चन आ जाए तो क्लिक कर जाए। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो होती है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिडेशन कम होता है। जाहिर सी बात है सिडेशन कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे कॉमन ड्रग है जिसको हर किसी को नाम पता होता है जिसका सिट्रिजिन। सिट्रिजिन जो ड्रग होती है फर्स्ट जनरेशन ड्रग ही है पर इसका मेटाबोलाइट है, फर्स्ट जनरेशन का मेटाबोलाइट है ये। तो इसको अपने हाइड्रोक्सी
जिन भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन के अंदर सबसे ज्यादा सिडेशन कौन दिखाता है? सिट्रिजिन। वैसे तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम दिखाता है, बट सिर्फ अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सिडेटिव कौन होती है? सिट्रिजिन होती है। तो सिट्रिजिन लेने के बाद तो नींद आती भी है, बहुत सारे उन्हें फील भी किया होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज को। इवन आप क्लास में भी ले लेते हो तो क्लासरूम के अंदर भी नींद आती है सिट्रिजिन लेने के बाद। दूसरा है लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन भी काफी कॉमन ड्रग है, जो कि काफी बार ये डेरिवेटिव होती है सिट्रिजिन की। सिट्रिजिन की डेरिवेटिव है, तो सिट्रिजिन की डेरिवेटिव ज्यादा पोटेंट होती है, तो डोज की कम रिक्वायरमेंट होती है, जाहिर सी बात है। सिट्रिजिन के बाद अपने बात करते हैं एस्टिमिजोल एंड टर्फेनाडाइन। एस्टिमिजोल एंड टर्फेनाडाइन, इन दोनों ड्रग क्या करती है? दोनों की दोनों ड्रग Q1 इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा देती है। Q1 इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा देती है, दैट्स वाई इसको अपने यूज नहीं लेते आजकल ज़्यादा। तो इसको अपने ज़्यादा यूज में नहीं लेते आजकल। जो ड्रग ज़्यादा यूज में नहीं लेते उसके अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं इग्जोफेंडिन की। तो ये क्या होती है? टर्फेनाडिन का डेरावेटिव होती है। टर्फेनाडिन का डेरावेटिव होती है, दैट्स वाई इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लीस्ट सिडेटिव होती है, सबसे कम सिडेशन इफेक्ट दिखाती है। H1 ब्लोकर है। उसके बाद सबस्ट्रेट ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन इन ब्रेन इफ्लेक्स एंड इन लेस कंसंट्रेशन इन द ब्रेन, दैट्स वाई H1 ब्लोकर। क्यों लेस सिडेटिव है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा मैकेनिज्म, आप पढ़ सकते हो, आपको इंटरेस्ट हो तो इसको जानने में। क्यों लेस सिडेशन दिखाती है? क्योंकि सबस्ट्रेट होती है ग्लाइकोप्रोटीन का, ब्रेन में एफ्लेक्स करवा देती है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज, दैट्स वाई लेस सिडेशन इफेक्ट होती है। उसका लोराटिडिन की बात करते हैं। लोराटिडिन जो होता है ये भी मेटाबोलाइट होता है और इसको अपने प्रोफाइल एक्सिस की तरह काम में लेते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकियल अस्थमा, किसके अंदर काम में लेते हैं? एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर अपने इसको काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना ड्रग का। उसके अलावा अपने लास्ट कुछ बात कर लेते हैं, रुपाटाडिन की बात कर लेते हैं। रुपाटाडिन जो होता है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, दैट्स वाई एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो ड्रग्स के बारे में मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, तो इट डजंट मीन कि सिर्फ ये ड्रग यही इफेक्ट दिखाती है। इसका जो मेन फंक्शन है, जिस क्लास के अंदर अपने ड्रग पढ़ रहे हैं, इसका वो एक्शन तो है ही है यार, कि ये H1 ब्लॉकर है तो H1 ब्लॉकर तो है ही है। ये जो इफेक्ट्स हैं ये एडिशनल चीजें हैं, कि जो कि आपको बार बार H1 इफेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि ये H1 ब्लॉकर है, तो H1 ब्लॉकर की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी इन ड्रग्स के अंदर आपको मिलेगी, सब में मिलेगी आपको। बट ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो डोंट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिर्फ यार ये ड्रग है तो इसका यही इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। कि H1 ब्लॉकर की जो मेन प्रॉपर्टीज है, स्टार्टिंग में मैंने आपको रिसेप्टर पढ़ाते टाइम बताई थी, वो सारी प्रॉपर्टीज इन पे लागू होती है। ये कुछ एडिशनल फीचर्स है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं लास्ट ड्रग की। उसके अलावा अपने जो बात कर रहे हैं एक्रीवेस्टिन की। एक्रीवेस्टिन जो होता है ये क्या होता है? ये सूडो एपहेरिडिन का क्या होता है? एनालॉग होता है। यूज अलोंग विद, सॉरी एनालॉग नहीं होता, किसके साथ यूज किया जाता है? ये सूडो एपीहेफ्ड्रिन के साथ यूज में लिया जाता है ये वाली ड्रग, और ये नेजल डिस्कंजेशन के काम में आती है। किसके काम में आती है? नेजल डिस्कंजेशन के काम में आती है। तो ये था अपने क्या थे H1 ब्लॉकर के बारे में, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, दोनों में मेजर इफेक्ट बता दिए, दोनों में मेजर डिफरेंस बता दिया आपको मैंने। और जो क्वेश्चन बनता है वो मेजर किस पे बनता है? सिडेटिव प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। अब जो पढ़ना है वो अपने को टॉपिकल H1 ब्लॉकर के बारे में पढ़ना है। टॉपिकल जो H1 ब्लॉकर जो अपने काम में लेते हैं टॉपिकल, उसके बारे में पढ़ना है अपने को। तो ये सारे के सारे जो होते हैं टॉपिकल, जो नाम थोड़े टिपिकल है बट याद रखने पड़ेंगे, ध्यान से देखना नाम कौन कौन से है। सबसे पहला है एजिलास्टिन, दूसरा है ओलोपेटाडिन, तीसरा है लीवो कार्बेस्टिन, चौथा है कीटोटिफेन, पांचवा है एल्केफेटिडिन एंड छठा है एपिनेस्टिन। तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स होती है टॉपिकल H1 ब्लॉकर होती है। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टॉपिकल H1 ब्लॉकर? इनमें से कोई एक नाम दे दिया आपको, और बाकी सारे के सारे कौन से दे दिए? सिस्टमैटिक H1 ब्लॉकर्स के बारे में दे दिया, दूसरे नाम दे दिया आपको सारे के सारे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। नो डाउट कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है सिर्फ, तो बट पूछ लिया जा सकता है। और जो इसके अलावा जो ऊपर वाली दोनों ड्रग्स है, ये दोनों की दोनों ड्रग्स जो होती है ये एलर्जिक राइनाइटिस के काम में आती है। कौन सी? एक तो एजिलास्टिन एंड ओलोपेटाडिन, ये दोनों की दोनों ड्रग एलर्जिक राइनाइटिस के काम में आती है। वैसे जब सारी की सारी टॉपिकल रूट की ड्रग है, तो इनको आई ड्रॉप की फॉर्म में काम में लिया जाता है, ओक्यूलर प्यूराइटिस के काम में लिया जाता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के काम में लिया जाता है। तो ये ड्रग सारी की सारी किस काम के अंदर आती है? सारी की सारी ड्रग आइस की डिजीज के अंदर, आइस की प्रॉब्लम के अंदर काम में ली जाती है। तो टॉपिकल H1 ब्लॉकर है। उसके बाद अपने टॉपिकल के बाद अपने थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन कुछ भी नहीं है,
बेसिकली जो ड्रग जो सेकंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिन है उनके डेरिवेटिव है। जो अपनों ने पहले फर्स्ट जनरेशन पढ़ी, फर्स्ट जनरेशन से जो बनी वो सेकंड जनरेशन, और सेकंड जनरेशन की भी डेरिवेटिव है वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड जनरेशन हो जाएगी। जैसे कि सिट्रीजिन सेकंड जनरेशन ड्रग थी और सेकंड जनरेशन सिट्रीजिन से क्या बनी, लिवोसिट्रीजिन बनी, तो ये क्या हो गई अब थर्ड जनरेशन एंटी हिस्टामिन हो गई। समझ आया? कुछ भी ऐसा कंसेप्चुअल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी सिंपल सा है। जो सेकंड जनरेशन की डेरिवेटिव है वो थर्ड जनरेशन हो गई। इसके अलावा और कौन सी है, फेक्सोफेनाडिन एंड डेस्लोरेटेडिन, ये सारी की सारी कौन सी है, थर्ड जनरेशन है, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन से क्या हुई है, डेरिवेटिव है, सेकंड जनरेशन की डेरिवेटिव है, मेटाबोलाइट है सेकंड जनरेशन की, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट थर्ड जनरेशन एंटी हिस्टामिन। गॉट इट? उसके बाद अपने यूजेस पढ़ लेते हैं एंटी हिस्टामिन के कौन कौन से यूजेस होते हैं। यूजेस की बात करें तो एंटी हिस्टामिन के जो यूज होते हैं, H1 ब्लॉकर की बात करें तो H1 ब्लॉकर एलर्जिक राइनाइटिस के काम में आती है। एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ हे फीवर के अंदर काम में आती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हे फीवर वाला। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वैसे तो स्टीरॉइड्स होती है, और एंटी हिस्टामिन ऑफ चॉइस जो होती है वो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन होता है, बिकॉज इनके अंदर सिडेशन कम होता है। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, हे फीवर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो स्टीरॉइड्स होती है। बट अगर एंटी हिस्टामिन की बात करें कि एंटी हिस्टामिन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो वो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन होती है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर अपने फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन देते हैं, बिकॉज उसके अंदर एंटी मस्कारेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो एंटी मस्कारेनिक इफेक्ट के कारण सिक्रीशन डिक्रीज हो जाते हैं। डेट्स वाई नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर अपने फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर देते हैं पेशेंट को। यूट्रिक एरिया के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये कुछ यूज थे, और भी बहुत सारे यूज होते हैं एंटी हिस्टामिन के। एलर्जीज के अंदर ली जाती है बहुत सारी जगह, अपने के अंदर मोशन सिकनेस के अंदर ली जाती है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तो यूजेज है ही है, और ये वाले जो है ये सिलेक्टिव यूजेज है जो कि मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अपने लास्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलेटेड ड्रग्स। ब्रेडिकाइनिन रिलेटेड ड्रग्स की बात की जाए तो ब्रेडिकाइनिन रिलेटेड ड्रग्स जो होती है इसके अंदर अपने सबसे पहले जो पढ़ते हैं ब्रेडिकाइनिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्रेडिकाइनिन फॉर्मेशन के बाद अपने ब्रेडिकाइनिन को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी होती है जो ब्रेडिकाइनिन के फॉर्मेशंस को ब्लॉक करवाती है। तो ब्रेडिकाइनिन के फॉर्मेशंस को ब्लॉक करवा देती है। ब्रेडिकाइनिन जो होता है यार इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशंस को बढ़ाने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट करने में रोल प्ले करता है। इसके अलग अलग काम है। सबसे पहले कीनिनोजेंस जो होता है वो क्लिनिडिन के अंदर कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, कैलाकैरिन की प्रेजेंस के अंदर। उसके अलावा ब्रेडिकाइनिन जो होता है, ब्रेडिकाइनिन की बात की जाए तो B1R B2R ये दोनों के दोनों जो होते हैं ब्रेडिकाइनिन 1 रिसेप्टर, ब्रेडिकाइनिन 2, इसको रिसेप्टर को ब्लॉक करवा दिया जाता है। रिसेप्टर को ब्लॉक करवाने वाली ये ड्रग्स है सारी की सारी, ये ड्रग्स है जो कुछ तो ड्रग्स जो होती है वो इसको ब्लॉक करवाती है, और ये लास्ट वाली ड्रग्स है ये क्या करवाती है, डायरेक्ट B1 रिसेप्टर और ब्रेडिकाइनिन 2 रिसेप्टर डायरेक्ट इनको ब्लॉक करवा देती है। दैट्स वाई इनको अपने किसके अंदर लेते हैं, इसके दैट्स वाई इसको अपने प्रोफाइलैक्सिस के अंदर यूज में ली जाती है, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर। हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के ट्रीटमेंट के अंदर काम में ली जाती है वाली ड्रग। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है ये, बट कहीं ना कहीं प्रोफाइलैक्सिस के यूज में काम में ली जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। कौन सी ड्रग है, लीनाडिलुमाब जो ड्रग होती है 2018 के अंदर रिसेंट डिस्कवर हुई है। लीनाडिलुमाब ये जो ड्रग है प्रोफाइलैक्सिस के काम में ली जाती है हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके अलावा अपने थोड़ा सा और है ब्रेडिकाइनिन के बारे में जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर B1 ब्रेडिकाइनिन 1 ब्रेडिकाइनिन 2 रिसेप्टर इनको स्टिमुलेट कराया जाता है कहीं ना कहीं, तो क्या करवाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा ही। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन पेन और इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में ही देखने को मिलता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन बढ़ेगा तो वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपने दूसरी हेरिडिटरी एंजियोएडिमा की बात कर लेते हैं, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, एस्ट्रेज इनहिबिटर। कौन सी होती है, एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बट अपने अल्टरनेटिव ड्रग भी आजकल यूज में लेते हैं, और अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में अपने कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को, इकैटिबैंड दे सकते हैं और एक्लिनिटाइड दे सकते हैं। तो ये दो ड्रग है, इकैटिबैंड एंड एक्लेंटाइड ड्रग जो होती है, दोनों की दोनों अल्टरनेटिव ड्रग है। ये हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर काम में ली जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर बात की जाए तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए डेनाजोल जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, लैनेडुलमाब जो होती है अल्टरनेटिव ड्रग है, ये प्रोफाइलैक्सिस के काम में ली जा सकती है। और सर्जरी से पहले जो लेते हैं, सर्जरी से पहले अपने जो अमीनोकोपायरिक एसिड जो होता है ये ड्रग EACA जो है काम में लेते हैं। ये वाली ड्रग प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दी जाती है सर्जरी से पहले।
कभी भी अपने किसी टाइप के ये हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर सर्जरी करते तो पेशेंट को सर्जरी से पहले ड्रग दी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के, कहीं ना कहीं दोबारा वापस भी पढ़ेंगे इनको, आप मेडिसिन में भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा का सारा कंसेप्ट। उसके अलावा आपने जो एक और ड्रग है लास्ट जो इम्पोर्टेंट कौन सी, एप्रोटिनिन। एप्रोटिनिन की बात करी जाए तो एप्रोटिनिन जो होती है क्या करवाती है, ये प्लाज्मिन को इनहिबिट करवाती है। अगर पेशेंट के अंदर प्लाज्मिन को ही इनहिबिट करवा दिया आपने, तो प्लाज्मिन को इनहिबिट करवा दिया तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग कम होगी पेशेंट के अंदर, और ब्लीडिंग कम होगी तो अपने ऐसी सर्जरीज में काम में ले सकते हैं इस ड्रग को जहाँ पे पेशेंट में ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है। जैसे अपने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट के अंदर, तो क्यों ना अपने सर्जरी से पहले पेशेंट को दे सकते हैं ड्रग, ताकि अपने क्या कर सके, रिस्क को कम कर सकते हैं ब्लीडिंग के, क्योंकि प्लाज्मिन को इनहिबिट करवा रही है। दैट्स वाई कुछ ड्रग्स थी जो कि काम में आती है हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के अंदर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में जो ड्रग काम में आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये नाम याद रखना है, लेनेडुमुबाब। तो ये लेनेडुलुमाब जो ड्रग होती है ये अल्टरनेटिव ड्रग है, प्रोफाइलैक्सिस की ड्रग होती है, बट अगर हेरिडिटरी एंजियोएडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए ट्रीटमेंट के लिए तो C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर होती है। और अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में अपने कौन सी ड्रग्स काम में ले सकते हैं, इकेटिबैंट एंड एक्लिडिनेट। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पीछे लास्ट स्लाइड्स के अंदर आप देख सकते हो। तो ये था एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। एंटी हिस्टामिन्स के बारे में लगभग कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, सारा का सारा इजीली याद हो जाता है एंटी हिस्टामिन्स, और क्वेश्चंस नो डाउट पूछे जाते हैं क्योंकि एंटी हिस्टामिन बहुत फ्रीक्वेंट यूजिंग ड्रग्स है, काफ़ी जगह यूज़ में ली जाती है और नियर अबाउट काफ़ी सारी ड्रग्स के साथ भी ये ड्रग दी जाती है ताकि पेशेंट के अंदर किसी टाइप की एलर्जी ना शो हो ड्रग के कारण, उसके अंदर पेशेंट को दी जाती है। किसी टाइप की प्यूराइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले उसमें पेशेंट को दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, दैट्स वाई थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस विद मेडिकोस कैफे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड एनी डाउट एंड क्वेरी इनबॉक्स में DM मी, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। एंड किसी भी टाइप का आप सुझाव या फिर किसी भी टाइप का सजेशन देना चाहते हो मुझे और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।